अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कोमल है। मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट थ्योरी। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, ह्यूमनिस्टिक मतलब ह्यूमन से रिलेटेड थ्योरी है ये। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली अगर हम किसी भी थ्योरी की बात करते हैं ना, तो किसी भी थ्योरी के लिए हमें 4 पॉइंट्स को देखना पड़ता है। 4 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें उसकी डेफिनेशन होती है, उसका ओरिजिन होता है, उसको सबसे पहले किसने यूज़ किया, वो थ्योरी कहाँ से चली, किसने आगे प्रमोट की। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि हम इसकी खसूसियात को कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फ़िलासफ़र्स के व्यूज़, उस थ्योरी के बारे में डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने अपने क्या राय दी हुई है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन इसकी ये है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ कॉल्ड ह्यूमनिज़म। ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन लर्निंग, एटीट्यूड, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमंस। एक ये डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और एक डेफिनेशन ये है, अ सिस्टम ऑफ थॉट दैट कंसीडर सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलीजियस बिलीव्स। ऐसा सिस्टम ऑफ थॉट है जिसमें ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जो कि रिलीजियस बिलीफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंसानी मुश्किलात का हल मजहबी अकायद को मानने से ज़्यादा अहम है। इस थ्योरी में कहा जाता है कि इंसानियत पहले है और मज़हब बाद में है। ये इस थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट है। ये थी ह्यूमनिज़म की, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की डेफिनेशन। अब हम इसकी बात करते हैं ओरिजिन की। ओरिजिन की बात करें तो अ जर्मन स्कॉलर जॉर्ज वाइट इन 1856 यूज दिस टर्म टू डिस्क्राइब रेनेसेंस ह्यूमनिज़म। एक जर्मन स्कॉलर था जॉर्ज वाइट, जिसने 19th सेंचुरी में इस टर्म को यूज़ किया था रेनेसेंस ह्यूमनिज़म को डिस्क्राइब करने के लिए। Humanism term derived from the word humanity, that is a concept taken from humanitas by Marcus Tullius Cicero. मार्कस ट्यूलियस साइस्रो एक फ़िलासफ़र है जिसकी बुक है ह्यूमैनिटस, जिसमें उसने ह्यूमनिस्टी का कंसेप्ट दिया था, जो कि ह्यूमनिज़म का वर्ड है जो ड्राइव हुआ था ह्यूमनिस्टी से। ये कंसेप्ट ह्यूमैनिटस बुक है मार्कस टूलियस साइस्रो की, उसमें उसने इसका कंसेप्ट दिया था। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमनिज़म का वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है। बेसिकली ह्यूमनिज़म का वर्ड ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटस। ये वर्ड ह्यूमैनिटस से ड्राइव हुआ है, विच वॉज फर्स्ट यूज इन एंशियंट रोम बाय साइस्रो एंड अदर थिंकर्स, जिसको सबसे पहले एंशियंट रोम बाय साइस्रो ने यूज़ किया इन एंशियंट रोम एंड अदर थिंकर्स टू डिस्क्राइब वैल्यूज़ रिलेटेड टू लिबरल एजुकेशन। ऑलराइट, ये था इसका ओरिजिन। अब हम बात करते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स की, कि इसकी खसूसियात क्या हैं। सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक ये है, मैन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलीजन। इंसान मज़हब से ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज़ नो गॉड। दे बिलीव इट इज़ पॉसिबल टू लिव अ हैप्पी लाइफ विदाउट रिलीजन। इस थ्योरी का ये मानना है कि इंसान जो हैं वो मज़हब के बग़ैर खुशी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुमकिन है कि वो मज़हब के बग़ैर इंसानियत की बेस पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दे बिलीव दे हैव अ ड्यूटी टू सपोर्ट अदर्स। इस थ्योरी का ये भी मानना है, इस थ्योरी का ये भी बिलीव है कि इसमें दूसरों को सपोर्ट किया जाता है, दूसरों की हेल्प की जाती है। बेसिकली जो ह्यूमनिज़म थ्योरी है ना, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, इसको थर्ड फोर्स साइकोलॉजी भी कहा जाता है। फर्स्ट फोर्स साइकोलॉजी है साइको एनालिटिक, सेकेंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है बिहेवियरिज्म, और ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है थर्ड फोर्स। जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है ये फर्स्ट 2 फोर्सेस को रिजेक्ट करती है, और ये कहती है कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में विदाउट रिलीजियस बिलीव्स हम लाइफ सरवाइव कर सकते हैं, हैप्पी लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। ये थी इसकी करैक्टरिस्टिक्स।
अब हम बात करते हैं फ़िलासफ़र्स व्यूज़ की। फ़िलासफ़र्स व्यूज़ में सबसे पहले आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है, इसने ही इन्वेस्टिगेट्स एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। इसने लाइफ के हर पार्ट को इन्वेस्टिगेट किया। ह्यूमन किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, उनका लाइफ सर्कल, एवरी पार्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन वैल्यूज़। एरिस्टोटल ने ह्यूमन वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। उसके बाद आता है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन भी एक ग्रेट फ़िलासफ़र है। इन प्रीफेस टू शेक्सपियर ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू मॉरल आइडियाज़। प्रीफेस टू शेक्सपियर जॉनसन की एक बुक है जिसमें उन्होंने मॉरल आइडियाज़ को बहुत वर्थ दी है। हिज मेन ऑब्जेक्ट वाज लिबरलिज़म। उस बुक में इनका मेन ऑब्जेक्ट था लिबरलिज़म। नेक्स्ट आता है मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ने भी ह्यूमनिज़म को बहुत सपोर्ट किया है। अगर हम इनकी थ्योरी में देखें, इनके व्यूज़ में देखें, इनकी रिसर्च में देखें, इनके वर्क में देखें, तो हमें बहुत ज़्यादा नोबल आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। ये थे 3 साइंटिस्ट जिनकी थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं अब्राहम मैस्लो। जब भी हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करते हैं, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं, अप्रोच की बात करते हैं, तो अब्राहम मैस्लो और एरिक्सन की थ्योरीज़ जो हैं, ये सबसे फेमस और मेन थ्योरीज़ हैं। तो हम अब्राहम मैस्लो को देखते हैं। अब्राहम मैस्लो वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, परहैप्स बेस्ट नोन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जो कि फेमस था फाउंडर था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का। एंड हिज फेमस हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स की वजह से फेमस था। मैस्लो फेल्ट दैट फ्रूइड साइको एनालिटिक थ्योरी एंड स्किनर्स behavioral theory were too focused on the negative or pathological aspects of existence. मैस्लो का ये मानना था कि फ्रूइड साइकोएनालिटिक थ्योरी और बिहेवियर थ्योरी जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस है इनका, एंड निगलेक्टेड, जो कि निगलेक्ट करती है ऑल द पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी दैट ह्यूमन बींग्स पोजेसेस। ये निगलेक्ट करती है सारी ह्यूमन पोटेंशियल्स और क्रिएटिविटीज़ को जो उनमें पाई जाती है। ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते। जो टैलेंट है, पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है ह्यूमन बींग्स में, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। मैस्लो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिज concept of a hierarchy of needs in his 1943 paper A Theory of Human Motivation and his subsequent book Motivation and Personality। मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स का सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1943 में अपनी एक बुक में दिया था, जो बुक का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। दिस हायरार्की सजेस्ट दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल बेसिक नीड्स। इस हायरार्की ऑफ नीड्स का मकसद ये था कि लोग मोटिवेट हो सकें अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब हायरार्की नीड्स को हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, ये सबसे बेसिक नीड्स हैं कि ह्यूमन बीइंग को ज़िंदा रहने के लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, स्लीप चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए। ये सबसे बेसिक नीड हैं जो एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स एंड डिज़ायर्स। ये सबसे पहले बेसिक नीड। अब जब ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं तो इनके बाद आती हैं सेफ्टी नीड्स। जब बेसिक नीड्स पूरी हो गई हैं तो अब सेफ्टी चाहिए ह्यूमन बीइंग को। सेफ्टी नीड्स में पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी। सेफ्टी नीड्स ये हैं। सेफ्टी नीड्स जब पूरी हो जाती हैं फिर ह्यूमन बीइंग को लव, बिलोंगिंग चाहिए, कि रिलेशनशिप्स चाहिए, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, लोगों के साथ कनेक्शन हो। लव एंड बिलोंगिंग में ये बेसिक नीड आती है। जब लव एंड बिलोंगिंग नीड पूरी हो जाती है उसके बाद सेल्फ़ इस्टीम आ जाती है। सेल्फ़ इस्टीम में ये आ जाती है कि ह्यूमन बीइंग को होता है वो लोगों में उठे बैठे, उसे इज़्ज़त दी जाए, उसको फ्रीडम हो, उसकी एक लोगों में पहचान हो, रिस्पेक्ट हो, सेल्फ़ इस्टीम, उसका एक स्टेटस हो, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। जब सेल्फ़ इस्टीम
उसके चारों बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, हायरार्की ऑफ नीड्स पूरी हो जाती हैं, लास्ट पे आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें है कि डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इंसान की जब सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं, फिर वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीना शुरू कर देता है। लाइक आप अब्दुल सत्तार ईदी को देख लें, जुनैद जमशेद को देख लें, हमारे पास मॉरल एग्जांपल्स हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट बेसिक नीड है, जब इंसान उसकी लाइफ में सारी उसकी नीड्स पूरी हो चुकी होती हैं, फिर वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है। ये थी हायरार्की नीड्स, और यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी अब्राहम मैस्लो की थ्योरी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिलोसोफर एरिक्सन थ्योरी। एरिक्सन थ्योरी एरिक्सन की थ्योरी को लाइफ स्पैन डेवलपमेंट स्टेजेस भी बोलते हैं। इसमें बर्थ से लेके डेथ तक 8 स्टेजेस को एक्सप्लेन किया जाता है। ये थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी 1950s में। The person experiences a psychosocial crisis which could have a positive or negative outcome for personality development. इस थ्योरी में पर्सन एक्सपीरियंस करता है पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम को, सिचुएशंस को फेस करता है, उसको फेस करनी पड़ती हैं और उनके आउटकम्स होते हैं, फिर आउटकम निकलते हैं। बेसिकली ये एरिक्सन थ्योरी साइकोसोशल थ्योरी है। ही इज़ फेमस फॉर कॉइनिंग द फ्रेज आइडेंटिटी क्राइसिस। एरिक्सन जो है वो फेमस था आइडेंटिटी क्राइसिस के फ्रेज़ के नाम से, दिया गया इसको आइडेंटिटी दी गई आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से। हम इसकी 8 स्टेजेस को देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये है अकर बिटवीन बर्थ टू 18 मंथ्स ऑफ एज। इसको इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं, जो कि पैदा होने से 18 महीने तक का टाइम पीरियड होता है। इसमें विर्च्यू जो है वो है होप, उम्मीद। इम्पॉर्टेंट इवेंट है इसमें फीडिंग। अब हम इसको देखते हैं इस स्टेज में क्या होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, children develop a sense of trust when caregivers provide reliability, care and affection. ये पहली स्टेज है जिसमें जो बच्चा है उसके केयर गिवर्स या उसके पेरेंट्स या उसकी मदर उसको अच्छे से फीड करते हैं, तो उसमें एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है बच्चे में। उसको एक होप होती है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरी हर ज़रूरत पूरी होती है। बच्चे में एक ट्रस्ट डेवलप होता है। अ लैक ऑफ दिस विल लीड टू मिसट्रस्ट। अगर बच्चे में ये होप नहीं होगी तो उसमें एक मिसट्रस्ट डेवलप होगा। ये था इसका पहली स्टेज। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अकर्स बिटवीन 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स। इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ये 18 महीनों से 3 साल तक की उम्र की होती है स्टेज। इसमें विर्च्यू विल मतलब होगा। इम्पॉर्टेंट इवेंट है टॉयलेट ट्रेनिंग। इस स्टेज को बोलते हैं मी डू इट स्टेज। मी डू इट स्टेज मतलब मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। इसमें जो है ना, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। चिल्ड्रन नीड्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल्स and a sense of independence. Success during this stage of psychosocial development leads to feeling of autonomy. Failure results in feelings of shame and doubt. इस स्टेज में जो बच्चा है उसको एक कह लें कि इंडिपेंडेंसी होती है कि मुझे ये काम करना है, अपना मुझे ये काम खुद करना है। उसको सीखने का होता है, चाहे वो काम गलत है या सही है, उसके रिज़ल्ट्स नेगेटिव आएँ या पॉजिटिव आएँ, बच्चे को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता। जब बच्चा खुद से कोशिश करता है, इंडिपेंडेंट थोड़ा होता है, तो उसमें एक ऑटोनॉमी डेवलप होती है। अगर वो बच्चा खुद को कोई काम करे और अच्छा महसूस ना करे, उसको कोई सपोर्टेज ना मिले, पीछे से सपोर्ट ना मिले, तो वो खुद में डाउट फील करता है, शेम फील करता है, गिल्ट फील करता है कि मेरे में शायद कोई कमी है जो मुझे इस तरह से होता है। तो ये थी सेकंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट।
अकर्स बिटवीन 3 to 5 years। ये 3 साल से 5 साल की उम्र की स्टेज होती है, प्री स्कूल स्कूल जाने से पहले की। इसमें विर्चू है पर्पस, इम्पॉर्टेंट इवेंट है एक्सप्लोरेशन। चिल्ड्रन बीइंग टू assert their power and control over the world through directing play and other social interactions. Children who are successful at this stage feel capable and able to lead others. Those who are unsuccessful develop a sense of guilt and lack of initiative. इस स्टेज में जो बच्चा है वो सोशल इंटरेक्शन बनाता है अपने हम उम्र बच्चों के साथ। स्कूल जाने से पहले की एज होती है, तो बच्चे में एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सोशल इंटरेक्शन वो करता है लोगों के साथ। तो जिस बच्चे में ये कैपेबिलिटी होगी तो वो इनिशिएटिव होगा, जिस बच्चे में ये कैपेबिलिटी नहीं होगी वो अपने आप को अंदर ही अंदर रखेगा, सेल्फ आइसोलेट होगा, तो उसमें गिल्ट डेवलप होगा जो कि ठीक नहीं होता। उस बच्चे में गिल्ट डेवलप होगा। तो ये थी हमारी थर्ड स्टेज। अब आती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। अकर्स बिटवीन 5 to 11 years। ये स्कूल एज है, 5 to 11 years, 5 साल से 11 साल की उम्र की स्टेज है ये। इसमें विर्चू है कम्पिटेंसी, इम्पॉर्टेंट इवेंट है स्कूल। चिल्ड्रन नीड टू कोप विद न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स। ये स्कूल एज है, इसमें बच्चे को न्यू सोशल सर्कल मिलता है, एकेडमिक डिमांड्स को भी साथ साथ पूरा करना होता है, सोशल भी होना पड़ता है बच्चे को। ऑब्वियसली जब बच्चा स्कूल जाता है तो लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, उसका स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, तो बच्चा थोड़ा बहुत सोशल भी हो जाता है, और सोशल के साथ साथ उसको एकेडमिक डिमांड्स को भी देखना होता है। सक्सेस लीड्स टू अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस वाइल फेलियर रिजल्ट्स इन फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियॉरिटी। जो बच्चा इन चीज़ों को देखेगा, सोशल के साथ साथ एकेडमिक डिमांड्स को भी देखेगा, कोप करेगा, तो उसमें एक कॉम्पिटेंसी की सेंस पैदा होगी, वो उसमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जो बच्चा फेलियर होगा, जिसमें ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, एकेडमिक डिमांड्स को भी नहीं डील करेगा और सोशल सर्कल को भी नहीं डील करेगा, तो उसमें एक इन्फीरियॉरिटी की सेंस डेवलप हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अकर्स बिटवीन 12 to 18 years। 12 से 18 साल की उम्र की स्टेज है, एडोलेसेंस बोलते हैं इसको। इसमें विर्चू है फिडेलिटी मतलब मुखलिस। इम्पॉर्टेंट इवेंट है इसमें सोशल रिलेशनशिप। मेन टास्क इज़ डेवलपिंग आ सेंस ऑफ सेल्फ, ऑल्सो स्ट्रगल विद क्वेश्चन सच एज हु एम आई एंड व्हाट डू आई वांट टू डू इन माई लाइफ। ये स्टेज इस तरह की है कि इसमें बच्चे की डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी ग्रोथ भी होती है, तो उसमें एक डेवलपिंग सेंस भी क्रिएट होती है। उसके अंदर एक खुद के लिए क्वेश्चन डेवलप होते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है और मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरे डिज़ायर्स क्या हैं, मेरी नीड्स क्या हैं। एडोलेसेंट्स हु आर सक्सेसफुल एट दिस स्टेज हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जो बच्चे इस एज में ख़ुद की पहचान कर लेते हैं कि मैं ज़िंदगी में मुझे ये करना है, मैं ये हूँ, तो वो बच्चे कामयाबी हासिल कर लेते हैं, उनमें एक अपने खुद की पहचान पैदा हो जाती है। वाइल फेलियर लीड्स टू रोल कन्फ्यूजन एंड अ वीक सेंस ऑफ सेल्फ। और जो नहीं खुद की पहचान कर पाते उनमें वीक सेंस ऑफ सेल्फ पैदा होती है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी होती है। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अकर्स बिटवीन 19 to 40 years, यंग एडल्टहुड पीरियड। 19 साल से 40 साल तक का ये पीरियड है। इसमें विर्चू है लव, इम्पॉर्टेंट इवेंट है लव रिलेशनशिप। यंग एडल्ट्स नीड टू फॉर्म इंटीमेट लव रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल। इस स्टेज में स्कूल एज से निकलने के बाद जब कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चे आते हैं तो उन्हें रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं, सोशल सर्कल में साथ रहना होता है।
क्योंकि आइसोलेशन में तो नहीं कोई रह सकता, सेल्फ आइसोलेट नहीं हो सकता। जहाँ पे हम सोसाइटी में रहते हैं हमें लोगों के साथ सरवाइव करना पड़ता है। तो यंग एडल्ट्स को ज़रूरत होती है कि वो लव रिलेशनशिप्स बनाए अपने सराउंडिंग्स में, फैमिली बैकग्राउंड्स एवरीथिंग उनको देखनी पड़ती है लोगों के साथ। सक्सेस लीड्स टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वाइल फेलियर रिजल्ट्स इन लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। ऑल राइट, नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अकर्स बिटवीन 40 to 65 ईयर्स। 40 साल से 65 साल की उम्र तक का ये टाइम पीरियड है, एडल्टहुड पीरियड बोलते हैं इसको। इसमें विर्चू है केयर, इम्पॉर्टेंट इवेंट है वर्क एंड पेरेंटहुड। जनरेटिविटी इन्वॉल्व्स फाइंडिंग योर लाइफ्स वर्क एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर्स थ्रू एक्टिविटीज सच एज वॉलंटियरिंग, मेंटोरिंग एंड रेजिंग चिल्ड्रन। ये जो एज है ये एज होती है आराम की। इस एज में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए जो करना होता है उन्होंने वो अपनी लाइफ में कर देते हैं। फिर उन बच्चों को देखते हैं, अपने बच्चों की डेवलपमेंट और ग्रोथ करते हैं, उनको मेंटोर करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। दोज हु डू नॉट मास्टर दिस टास्क में एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन। जो पेरेंट्स इस चीज़ पे फोकस नहीं करते वो एक्सपीरियंस उनका होता है स्टैग्नेशन का, वो इस चीज़ पे फिर करते हैं। एंड एज फील एज थ्रू दे आर नॉट लिविंग अ मार्क ऑन द वर्ल्ड इन अ मीनिंगफुल वे। फिर उनको खुद में ये फीलिंग आती है कि हमने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो। उनमें एक स्टैग्नेशन का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो जाता है। अब लास्ट हमारे पास स्टेज है वो है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अकर्स फ्रॉम 60 ईयर्स टू एंड ऑफ लाइफ। ये 60 साल से मरने तक का टाइम पीरियड है जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जानी होती है, ओल्ड एज पीरियड। इसमें विर्च्यू है विजडम, इम्पॉर्टेंट इवेंट है रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। सक्सेस इज़ इन द बिलीफ वी हैव अचीव्ड आवर गोल्स एंड फाउंड हैप्पीनेस लीडिंग टू द फीलिंग्स ऑफ इंटेग्रिटी। ये लास्ट स्टेज में इस तरह से है कि रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमने जो लाइफ में गोल अचीव किया होता है हम उस पर सेटिस्फाइड होते हैं, हैप्पी होते हैं उस पर कि हमने ये सक्सेस अचीव की है। तो अगर हमने सक्सेस वो अचीव की होती है तो हम इंटेग्रिटी होती है, हम सेटिस्फाइड होते हैं ख़ुद से। अगर हमने ये चीज़ नहीं की होती, हमने लाइफ में कुछ भी नहीं किया होता, ज़िंदगी को फजूल गुजारा होता है, ना किसी के काम आते हैं ना खुद के लिए कुछ करते हैं, तो हमें एक डिस्पेयर डेवलप हो जाता है कि हमने एक मिस्टेक की है लाइफ में, हमें रिग्रेट रह जाता है हमने कि लाइफ में कोई ऐसा काम किया नहीं जिससे हम बैठ के आगे सुकून हो हमें कि हम मरने तक आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। ये थी लास्ट स्टेज। तो आई होप सो कि आपको 8 स्टेजेस से लाइफ स्पैन पीरियड की समझ आ चुकी होगी। ये थी एरिक एरिक्सन की थ्योरी, सबसे मेन थ्योरी। तो यहाँ पे मेरा टॉपिक होता है एंड फिलोसफर्स व्यूज़ के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। जिस चीज़ की समझ आपको ना आए आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।